बोलते हैं या हम बड़े फोटोग्राफर्स बोलते हैं, अगर आप उनका कंटेंट देखना चाहें तो इस तरह हमारी ऐप पे अपडेट होता है। जितनी भी वर्कशॉप्स हम यहाँ पे करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, सारी ऑनलाइन के थ्रू ही हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। लॉयल्टी मॉड्यूल के आप परचेज करते हैं तो उसके आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, जो बाद में आप गुडीज के टाइप में आप उसको रिडीम कर सकते हो। सर्विस एंड सपोर्ट की सुविधाएं, अगर आपको कोई भी सर्विस सेंटर, कलेक्शन सेंटर के बारे में जानकारी लेनी हो। फिर हमारे प्रोडक्ट्स पे हम एएमसी भी देते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मान लो डस्ट आ गया, फंगस आ गया, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो वो डिस्काउंटेड रेट अप टू 33% आपको सर्विसेज पे डिस्काउंट दिया जाता है एएमसी के थ्रू, एक्सेस कार्ड होता है। ठीक है, अब ये हम दे क्यों रहे हैं? हम ना भी दे सकते थे, लेकिन क्या होता है, हर चीज में आदमी को एक लत लगानी पड़ती है। लत किस सेंस में आता है, हर कोई अब एक कहानी देखना चाहता है, ना कि वो पूरी मतलब कि जो आपके पूरा A to Z हुआ वो देखना चाहता है। वो इन छोटे में एक पूरी कहानी देखना चाहता है कि कहानी में हुआ क्या। ठीक है, और साथ ही साथ जो सोशल नेटवर्किंग है हमारी या जहाँ पे भी है, वो ज्यादा आकर्षित लगती है, मतलब देखने में आपको बेटर, उसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है उस चीज में। तो इसीलिए सिनेमैटिक वीडियो एक है कि आप उसके पीछे कहानी क्या दिखाना चाहते हैं, छोटे में आपका नजरिया क्या है। अगर हम यहाँ पे 15-20 बंदे बैठे हैं, सबका एक अलग नजरिया होगा। जरूरी नहीं कि जो ये सोच रहे हैं वही मैं सोच रहा हूँ, वही आप सोच रहे होगे। जब हम सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे, उस सिनेमैटिक वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक एक कहानी होती है। उस कहानी में कुछ किरदार होते हैं, उस कहानी में कुछ फ्रेम्स होते हैं, उन फ्रेम्स को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसमें क्या होता है, जब भी हम शादी में जाते हैं ना, पहले हम अपने दिमाग में कहानी बना के ले जाते हैं और बाद में हम उसको शूट करते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता था, पहले हम शूट कर लेते थे, बाद में हम देखते थे कि इसको ठीक है, ये तो सीधी चल रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। लेकिन सिनेमैटिक में हमेशा एक कहानी होती है। क्या पता बहुत सारे बंदे ना बनाते हो, लेकिन अगर आप किसी को भी फॉलो करना चाहते हैं जो अच्छा काम करता है सिनेमैटिक में, तो हमेशा उनका नजरिया ये रहता है, पहले कहानी बनाएंगे वो और फिर वो उसको शूट करेंगे। उनको पता होगा कि उनको शूट करना क्या है। उनको पता होगा जब वो कहानी बना रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वाली क्लिप जो मैं ले रहा हूँ ये कहाँ लगेगी। उनका दिमाग उस तरह से चल रहा होगा कि ये नहीं कि मेरे को ठीक है, मैंने एक वरमाला पे वही सारे फूल डाल रहे हैं और मेरे को वही क्लिप बनानी है। वो अपने एक ऐसा एंगल क्रिएट कर रहा होगा कि जब मैं उस क्लिप को डालूंगा तो वो क्लिप क्या दिखाना चाहती है। इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिनेमैटिक अप्रोच क्या होती है, कैसे सिनेमैटिक वीडियोस को दिखाया जाता है, कैसे वो ज्यादा आकर्षित लगती है। और साथ ही साथ सिनेमैटिक वीडियो जब हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे लेंस या हमारे कैमरा उसमें क्या रोल प्ले करते हैं, वो क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बंदे वीडियो शूट करते हैं, 1 2 3, बाकी नहीं करते हैं, बाकी सारे फोटोज। तो हाथ उठाओ यार, इसमें कोई अलग थोड़े ना है कि हम ये कहेंगे 85 mm 50 mm सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भैया 35 सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा मतलब अच्छा मतलब साइड में गलत परसेप्शन होगा, मैं क्लियर करूंगा। छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह उस चीज को लेना अच्छे उससे इंटेंस से। तो जो 35 आप जो कह रहे हो कि वो ब्लर करने, नहीं, उसका कोई काम नहीं है 35 mm का ब्लर करने का, ये करना। कोई और बताएगा 35 mm हमारा सबसे सिनेमैटिक वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो जो है वाइड एंगल जो उसका है, उसका पर्सपेक्टिव अच्छा है। बहुत सही, आप बहुत नजदीक हैं। और कोई ऐड करेगा इसमें कुछ? ये बहुत नजदीक है, कोई इसको और ऐड करके बिल्कुल क्लैरिटी नहीं, क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं। 35 हम यहाँ पे 35 mm की बात कर रहे हैं, तो 35 mm हमारी एक फोकल लेंथ है। हम फोकल लेंथ की बात करें, क्लैरिटी वगैरह सब सेकेंडरी है। तो जैसे भैया ने बताया 35 mm का जो पर्सपेक्टिव है, जो एंगल ऑफ व्यू है, वो सबसे नजदीक है नेचुरल एंगल ऑफ व्यू से। जब हम नेचुरली देख रहे होते हैं, उसका जो एंगल ऑफ व्यू होता है वो 35 mm सबसे उससे नजदीक है। इसीलिए जब भी हम सिनेमैटिक वीडियोस शूट करते हैं, 35 हमारा सबसे एक इंपॉर्टेंट लेंस प्ले करता है। हाँ 50 भी है, 85 भी है, लेकिन वो थोड़े हमारे फिर टाइट शॉट्स लेने के लिए या जूम शॉट्स लेने के लिए हमें दूर ना, पास ना जाना पड़े, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेचुरल एंगल ऑफ व्यू जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो दिखाने के लिए हमारा जो सबसे नियरेस्ट फोकल लेंथ है वो 35 mm। तो हम बात करें यहाँ पे पर्सपेक्टिव की, यहाँ हम बात करें एंगल ऑफ व्यू की, जब हम 35 mm फोकल लेंथ की बात करते हैं। अब जो सेकंड चीज भैया ने बोली कि ब्लर आता है,
तो ब्लर का काम होता है अपर्चर का। आप अपने लेंसेज देखते होंगे, वर्जन या ऐसे इन वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा और बिल्कुल एक नॉर्मल वाला वर्ड यूज करूंगा, अरे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आप भी कहोगे यार ये तो हमें आता है। लाइट कंट्रोल करना नहीं भैया, रेजोल्यूशन से लाइट क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे, मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाता हूँ। क्या ढूंढते हो, फोटो खींचनी होगी तो आप सबसे पहले जब हम कैमरा सेलेक्ट करते हैं भैया, हम कैमरा चुनने जाते हैं, हम पूछते हैं उससे कितना मेगापिक्सल है ना, फाइल साइज या अपर्चर, ये सब कुछ हमारे लिए सेकेंडरी है। और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन भैया, अपर्चर हमेशा हमारे लेंस का पार्ट है। अपर्चर की जब भी हम बात करेंगे पूरी वर्कशॉप में, तो हम बात कर रहे हैं हमारे लेंस की, क्योंकि अपर्चर एक ओपनिंग है जो हमारे लेंस के अंदर होती है। शटर एक मैकेनिज्म है जो हमारे कैमरा बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो जब भी हम कैमरा सेलेक्ट करते हैं, हमें स्टिल खींचनी होती है, तो हम हमेशा बात करते हैं मेगापिक्सल की, ये कैमरा कितना मेगापिक्सल है, कि मेरे को 24 मेगापिक्सल में मेरा काम हो जाएगा, या फिर मैं अगर वाइल्ड लाइफ शूट कर रहा हूं तो मेरे को 45 मेगापिक्सल चाहिए, या क्रॉप्ड बॉडी है तो 20 मेगापिक्सल मेरी होगी, तो हम मेगापिक्सल शूट करते हैं। लेकिन जब हम वीडियोस की बात करते हैं, तो हम वीडियोस में हमेशा वीडियो क्वालिटी के लिए हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। रेजोल्यूशन सरल भाषा में क्या है, जो आप लोग बोलते हो कि फुल एचडी में शूट कर रहा हूं या 4K में शूट कर रहा हूं, वो आपका रेजोल्यूशन है वीडियो का। अब अधिकतर बंदे फुल एचडी में कितने बंदे शूट करते हैं, कि रेजोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फुल एचडी से ऊपर बढ़ने की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे दिमाग में आती है, वो आती है कि अगर मैं 4K रिकॉर्ड करूंगा तो मेरी स्पेस ज्यादा लगेगी। गलत तो हूं तो बोल देना प्लीज। सबसे पहले हमारा माइंड में स्ट्राइक करता है कि अगर मैं 4K रिकॉर्ड करूंगा मेरी स्पेस ज्यादा लगेगी। दूसरी चीज हमारे दिमाग में आती है, जब मैं 4K रिकॉर्ड करूंगा तो उसको प्ले करने के लिए भी मेरा मॉनिटर 4K होना चाहिए, या एडिटिंग के लिए भी मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए, है ना। लेकिन आज के टाइम में अगर आप लोग बिलीव करोगे, 4K बहुत इजीली आप YouTube वगैरह पे सबको देखोगे, टू प्रोवाइड क्वालिटी वो लोग 4K रिकॉर्ड करते हैं। 6K 8K मैं अभी आप लोगों को उस पर इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक बिल्कुल ही हाई एंड काम है कि कभी आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, कहीं बड़ा प्रोजेक्ट किसी के साथ करने जा रहे हो, तो आप 6K या 8K पे आप वीडियोस को रिकॉर्ड करो। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि फुल एचडी और 4K में इंपॉर्टेंस क्या है। मान लो फुल एचडी जब मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो फुल एचडी हम कहते हैं 1080p, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेम बना फुल एचडी में, ये पूरा, ठीक है। मैंने रेजोल्यूशन सेलेक्ट किया था फुल एचडी। अब मेरे को उसमें से पार्ट निकालना है सिर्फ इतना, क्योंकि मैं सिनेमैटिक वीडियो बना रहा हूं, घोड़ा भाग रहा था, मैंने एक वाइड फ्रेम ले रखा था। अब मेरे को उसमें से छोटा पार्ट निकालना है स्लो करने के लिए, कहानी बनाने के लिए। तो अगर मैंने वो फुल एचडी पे रिकॉर्ड करी होगी 1080 पे, और मैं जब इतना पार्ट निकालूंगा तो क्या मेरे पास वो क्वालिटी बचेगी। वहीं पे अगर मैंने 4K रिकॉर्ड करी और तब मैं ये पार्ट निकाल रहा हूं, क्या मेरे पास फुल एचडी से बेटर क्वालिटी बचेगी, बचेगी। तो इसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट्स निकाल के कि हम क्लोज वाइड, जो भैया ने यूज किया था कि हम एक क्लोज दिखा देंगे, वाइड दिखा देंगे। अब जरूरी नहीं ना कि मैं उस सिचुएशन में जब मैं शादी शूट कर रहा हूँ मेरे पास इतनी लीवरेज हो कि मैं क्लोज जाके या फार वाइड जाके वो शूट कर पाऊँ। हो सकता है मैं वाइड ही कर पाऊँ, मेरे को बाद में उसमें से करना पड़े। तो इस चीज को हम बोलते हैं रिकम्पोजिशन। किसी भी चीज का एक फ्रेम बनाना, उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। और जब वो कंपोजिशन होगी, उसको दोबारा उस पे काम करना, उसे हम बोलते हैं रिकम्पोजिशन। कि किसी फ्रेम में से मैंने क्या किया, जूम इन इफेक्ट डाल के मैं ब्राइड ने कुछ ऐसा कुछ किया था कि उसका मांग टिक्का गिर गया, नथ गिर गई, मैं उसको सिनेमैटिक वीडियो में दिखाना चाहता था, तो मैं उसको वाइड शॉट से मैं क्लोज शॉट पे ले गया। लेकिन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा एक अच्छी क्वालिटी में दिखा के, जब मैंने थोड़ा बेटर रेजोल्यूशन पे शूट कर रखा हो, ठीक है। अब तीसरी समस्या ये भी आती है, सॉरी पहली समस्या थी स्टोरेज की, कि ज्यादा स्पेस लेगा। स्टोरेज की समस्या का हल दो चीजों में। आज के अभी हम फास्ट कार्ड्स देते हैं जिनकी स्पीड है 1785 Mbps। अगर आप यूजुअली देखोगे जो आप SD कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं,
वो 190 Mbps यूज करते हैं, तो आप उनमें भी बेहतर यूज कर सकते हैं। एक हमारे 300 Mbps के भी कार्ड्स आते हैं, अगर आप SD कार्ड ही यूज करना चाहते हैं उसमें भी बेहतर कार्ड्स यूज कर सकते हैं जो 300 Mbps है, तो उनकी स्पीड फास्ट होगी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं फ्रेम्स पर सेकंड और फ्रेम रेट्स की। ठीक है, फ्रेम रेट्स किस चीज में काम आते हैं या कुछ फ्रेम रेट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे करते हैं। तो आप अगर अपने कैमरे में देखोगे तो आपके कैमरा में जब भी हम वीडियोस की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी होगी। ये जो चीज है ये रेजोल्यूशन है, ये जो चीज है ये आपके फ्रेम्स पर सेकंड या फिर प्रोग्रेसिव स्कैनिंग या फ्रेम रेट है। अब ये रेट डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो कैसी दिखाई देगी, रेजोल्यूशन वाइज नहीं, मोशन वाइज। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 24 फ्रेम्स पर सेकंड। क्या हो गया भाई इसको? इसके बाद मेरे पास 25 भी है, 30 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 100 भी है, 120 भी है और सबसे ज्यादा अधिक 240। अब 240 हमारे नए कैमरास में अवेलेबल है। उसमें क्या है कि आप 240 आप फुल एचडी में यूज कर सकते हो फ्रेम्स पर सेकंड। अब लो आपको कुछ इफेक्ट्स डालने हैं, मान स्लो करनी है, फास्ट करनी है, कुछ और दिखाना है, तो आपको हाई फ्रेम रेट यूज करना होगा। अगर आप मान लो 240 फ्रेम पे रिकॉर्ड कर रहे हो और कल को आपको उसको स्लो करके दिखाना है और वो स्लो नेचुरल स्लो दिखाई दे, उसमें कोई भी जर्किंग दिखाई ना दे, तो आप क्या करोगे, 240 को डिवाइड करोगे 24 से, तो आप उसको 10 टाइम्स तक स्लो ले जा सकते हो। 120 को डिवाइड करोगे 24 से 5 टाइम्स तक ले जा सकते हो। इस अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि इतना स्लो आप करोगे तो वो विदाउट जर्किंग या विदाउट लैग आपको दिखाई देगा। लेकिन आपने उसकी क्षमता से ज्यादा गए तो जब आप वीडियो को स्क्रीन पे प्ले करोगे तो आपको हल्के जर्क दिखाई देगा। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं कि हमारा 50p, 60p, 100 to 120, तो हमने ये अलग अलग वैल्यूज क्यों बनाई है? स्मूथनेस नहीं भैया, स्मूथनेस का इसमें रोल नहीं है। 50 में कौन कौन करता है? 50 में भैया आप 50 में क्यों करते हो? ताकि जब आउटपुट देते हैं सिर्फ 25 फ्रेम पे देते हैं, हाँ, तो जो फुटेजेस रहते हैं उन्हें हम स्लो और फास्ट कर सकते हैं, लेकिन भैया फिर सवाल अभी भी ना आपने है आपके, लेकिन वो सवाल अभी भी ओपन है। 50 ही क्यों? 60 कर लेते, 60 पे 30 पे कर लेते। सर जो एनटीएससी फॉर्मेट है ना, एग्जैक्टली 25 फ्रेम वो अब आप बिल्कुल सही आए। तो अब ये भैया ने जो बात बताई ये बिल्कुल सही है। हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप इंडोर में शूट कर रहे हो, आउटडोर में शूट कर रहे हो, आप कोई भी फ्रेम रेट रख लो, आपको कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। फिर आपका डिपेंड करता है कि आपको उसमें बाद में कितना स्लो फास्ट क्या करके आपको इफेक्ट्स दिखाने हैं। लेकिन जब भी हम इंडोर में बात कर रहे हो, इंडोर में हमारी जो लाइट्स होती है वो फ्लिकर करती है ना, तो जब भी आप उसको 60 पे रिकॉर्ड करोगे तो वो फ्लिकरिंग आएगी। 50 में करोगे वो फ्लिकरिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, वो 50 को मैच करती है। तो इसीलिए हम लोग 50 पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी फ्लिकरिंग हमारे फ्रेम्स में ना आए। ठीक है, जो फ्लिकर इफेक्ट दिखाने के लिए स्लो मोशन इफेक्ट को बाद में भी दिखा सकता हूँ भैया। उसमें ऑलरेडी 120 फ्रेम पे रिकॉर्ड हो जा रहा है। फिर 120 पे आप नॉर्मल रिकॉर्ड कर लो। फुटेज बनाने के लिए अब इसमें भैया सबसे अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है जब हम सिनेमैटिक वीडियो की बात कर रहे हैं? सिनेमैटिक वीडियो में जितना आपकी फ्रेम आपका आप क्या दिखाना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका ऑडियो। ठीक है, क्योंकि सिनेमैटिक में ऑडियो भी तो आपको चाहिए होगा ना उसको सिनेमैटिक बनाने के लिए। आपका ऑडियो उतनी ही वेटेज देता है, लेकिन जब आप कैमरा के अंदर उसको स्लो मोशन रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी।
अगर आपने 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड किया, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में गए, एक क्लिक पे आपकी वीडियो अलग होगी, ऑडियो अलग होगी। अब वो ऑडियो आपके पास बच गई। आपको जहां पे क्लिप में बीच में डालना हो, गाने के बीच में कि भाई हंसी मजाक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आपने वो ऑडियो वहां पे डाल दी। आपकी वीडियो को आपने कुछ नहीं किया, ऊपर से स्लो में जाके 5 टाइम्स कर दिया, आपका सेम बराबर हो गया जो आपका कैमरा करके दे रहा था, और आपने हाई रेजोल्यूशन पे कर लिया। तो ऑडियो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हाई फ्रेम रेट पे शूट करते हैं कैमरा के अंदर ही, इंस्टेड ऑफ कैमरा में डायरेक्टली हम स्लो मोशन रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो अगली चीज है जो हमारी वीडियोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वीडियो फाइल टाइप। अभी हमने फ्रेम रेट के बारे में बात करी थी, अब है वीडियो फाइल टाइप। हमने बात करी H.264 जो मैंने आपको बताया कंप्रेशन। सेकंड है H.264 जो हमारे पास अभी सभी इस Z63 में अवेलेबल है। अब H.265 में भी दो चीजें हैं कि 8 बिट या 10 बिट। 8 बिट और 10 बिट में क्या फर्क है, पीछे से कोई बताएगा मुझे? लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन, ठीक है भैया। पर आप लोग इतने जवान हो, आप लोगों के अंदर तो एक आग होनी चाहिए कि भाई ये 8 बिट 10 बिट क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होता है। 8 बिट 10 बिट या 12 बिट जब भी इनकी बात करते हैं, इनका सीधा रिलेशन है आपकी कलर ग्रेडिंग से। 8 बिट में एक सेलेक्टिव कलर्स होंगे। अच्छा मानो और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कितने तरह के लाल हो सकते हैं, गिनवाना शुरू करो। कितने तरह के लाल हो सकते हैं? सेब वाला लाल, और अनार वाला लाल, और गुलाब वाला लाल, और खून वाला लाल, टमाटर वाला, बॉल वाला लाल, और टमाटर, जब घर वाले पिटाई करते हैं हमारा गाल लाल हो जाता है, वो लाल। आंखों वाला जब ज्यादा नशे हो जाते हैं भैया उसको दर्शाना चाह रहे हैं। और तो अभी देखो हमने सिर्फ गिने चुने 5-6 गिने, लेकिन एक्चुअली में लाल कितने होंगे? जितने बंदे शादीशुदा हैं वो रिलेट कर पाते होंगे जब वो बात होती है कि नहीं ये लाल नहीं वो लाल चाहिए था, तुम ये ले, किसी भी लिपस्टिक में है, आपके नेल शेड में है, आपके साड़ी में है, आपके दुपट्टा में है, तो सेम रेलेवेंस है आपका कलर ग्रेडिंग। जब 8 बिट 10 बिट 12 बिट क्या होता है, आपको कलर के ऑप्शन देता है। मान लो 8 बिट ने आपको लाल के 3 ऑप्शन दिए, तो जब 10 बिट होगा वो आपको लाल के 10 ऑप्शन देगा। जो 12 बिट होगा वो आपको लाल के 100 ऑप्शन देगा, बिलियंस में, कि उसके जो कलर्स अवेलेबल होते हैं वो बिलियंस में अवेलेबल होते हैं। उससे फर्क क्या होगा, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हमारे जो कलर है वो एक्यूरेट चाहिए। भैया ने कैप पहनी है स्काई ब्लू, लेकिन स्काई ब्लू में भी शेड होगा, मेरे को यही कलर चाहिए, मेरे को वो बाहर वाला कलर नहीं चाहिए। समझे कि मेरे को मेजेंटा और रेड को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग रखना है। तो इसमें 8 बिट 10 बिट 12 बिट का आपका रोल प्ले होता है कि जब आप 8 बिट शूट करते हो आपको कलर ग्रेडिंग के लिए एक सर्टेन रेंज मिलती है। जब आप 10 बिट मिलते हो तो आपकी वो रेंज और बढ़ जाती है, और जो हाई एंड प्रोफेशनल्स होते हैं वो हमेशा 12 बिट पे रिकॉर्ड करते हैं, ताकि जब वो कलर एडिटिंग टेबल पे जाएंगे और वो कलर ग्रेडिंग करेंगे तो उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिले हर कलर को एडिट करने के लिए, और वो कलर जैसा हो वैसा ही दिखाई दे। तो आप अपनी रेफरेंस के लिए आप 8 बिट में भी शूट कर सकते हो, और आपके पास अगर एडिटर अच्छा है, आप काम को थोड़ा बेटर कर सकते हैं, या आप खुद जानते हैं, तो आप 10 बिट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंट्रोल एक्सपोजर से आप लोग क्या समझते हो? बिल्कुल लाइट कम ज्यादा, और कुछ और? अब तो फोटो वाले भी बोल सकते हैं जो फोटो खींचते हैं। बोलो भाइयों, एक्सपोजर से क्या समझते हो? एक सही फोटो लेने के लिए मेरे को सही एक्सपोजर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखूंगा? स्पीड, एपर्चर, वाइट बैलेंस, करंट। फोटो तो खींचते हो क्या आप? हैं? अरे भाई आप, हाँ फोटो खींचते हो?
फोटो खींचते हो सबसे पहले सेटिंग्स क्या करते हो? बोलो क्या हो गया? गलत सही कुछ तो होगा ना, करेक्ट तो तभी करेंगे ना। सबसे पहले सेटिंग क्या करोगे? अगर मैंने कैमरा उठाया, मेरे को फोटो खींचनी है, कौन से मोड में खींचते हो? ASPM किस पे खींचते हो? M पे। सबसे पहले सेटिंग क्या करोगे? ISO, अपर्चर, फिर शटर स्पीड। भैया आप क्या सेट करोगे सबसे पहले? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम खींच क्या रहे हैं। कि अगर मैं स्टिल खड़ी दुल्हन को खींच रहा हूं, या मैं वरमाला खींच रहा हूं, या मैं फेरे खींच रहा हूं, या मैं कोई एक जो इनके बाद में रिचुअल्स होते हैं खेलने वाले, मैं खींच क्या रहा हूं उस पर डिपेंड करता है। और जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सबके लिए, ISO सबसे लास्ट होता है। ये बहुत भाइयों को कंफ्यूजन रहती है ISO, लेकिन ISO मेरा एक सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है? वो हमेशा मेरे को एक सपोर्ट करेगा, वो मेरा मेन करेक्टर नहीं हो सकता। जैसे पेट रोटी से ही भरेगा, जो बाद में हम स्वीट डिश खाते हैं वो सपोर्ट सिस्टम है स्वाद अच्छा करने के लिए, वो रोटी का काम नहीं कर सकती। तो शटर स्पीड और अपर्चर हमारा मेन कोर्स है, जो स्वीट्स वगैरह है वो हमारा ISO, ठीक है? अब भैया ने जैसे कहा हम खींच क्या रहे हैं, तो शटर स्पीड क्या करती है? शटर स्पीड मेरे मोशन को कंट्रोल करती है कि अगर फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, मेरे को मोशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं शटर स्पीड रखूंगा। फिर मैं अपर्चर रखूंगा कि मेरे को शटर स्पीड के कंपैरिजन में क्या अपर्चर मिल रहा है, या फिर मेरे को उसका पोर्ट्रेट बना रहा हूं, या मैं वाइड शॉट बना रहा हूं, या क्या बना रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना अपर्चर रखूंगा। और अगर उसके बाद भी, इन दोनों चीजों को रखने के बाद भी, अगर मेरा एक्सपोजर सही नहीं आ रहा है, बाहर की एक्सटर्नल लाइट सही नहीं है, कोई और नेचुरल लाइट सही नहीं है, फिर मैं अननेचुरल लाइट का यूज करूंगा, जो कि होती है ISO। ISO इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसका काम क्या है? वो अंदरूनी तरीके से आपके सेंसर को लाइट देता है और सेंसर को एक्सपोज करता है। और उसका नेगेटिव क्या है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जिसे हम बोलते हैं नॉइज या ग्रेन्स। तो इसीलिए हम उसको सबसे लास्ट में शूट करते हैं। अगर लेंथ 50 mm है तो आपकी मिनिमम शटर स्पीड होनी चाहिए 1/50। तो ये रूल DSLR तक ठीक था कि 1/125, लेकिन अगर आप अपने मिररलेस कैमरास को यूज करोगे, तो उसमें आप स्लो शटर स्पीड पे जाके भी उसी क्वालिटी की फोटो ले सकते हो जितनी पहले हम लेते थे। करेंगे फोकसिंग में कितनों को समस्या आती है? भैया को बहुत ज्यादा आती है। भैया मैं मान गया, बिल्कुल मैं भावनाओं को भी 1 सेकंड में समझ गया। फोकसिंग हमेशा 2 भाग में डिवाइडेड है, एक फोकस मोड, एक फोकस एरिया। किस को क्लियर है कि फोकस मोड क्या होता है और एरिया क्या होता है? मोड मतलब फोकस, जिसमें फोकस कर रहा है, एरिया तो पूरा ही हो गया। नहीं, पूरा कैसे हो गया भैया? जिस एरिया को आप सेलेक्ट करोगे, हाँ मैं सेलेक्ट करूंगा, पूरा नहीं हो गया ना, मैं सेलेक्ट करूंगा जिसको मैं चाहूंगा कि कहां पे मेरी प्रेफरेंस हो। अच्छा, अब मान लो मैं एक स्टिल फोटो खींच रहा हूं, तो मैं क्या फोकस मोड रखूंगा? अब ये पीछे वालों से मैं दोबारा पीछे आऊंगा, क्योंकि मैं फोटो वीडियो मिक्स लेके चल रहा हूँ कि बताएंगे कि फोकस मोड क्या सेलेक्ट करते हो आप। मैं रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ, कभी तुम बोलोगे भैया बात किस चीज के बारे में कर रहे हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों ऑप्शंस के बारे में, ठीक है? तो अब लास्ट में भैया आप कैप वाले आप बताओगे कि आप इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करते हो? कौन सा? अच्छा, आप मैनुअल पे फोकस करते हो, MF पे? AF तो है भैया, इस वाले पे या इस वाले पे? फर्स्ट वाले पे हर बार। बहुत बढ़िया। और कोई आपसे आगे वाले भैया? मैंने शटर बटन को हाफ प्रेस किया फोकस लॉक के लिए, आपने देखा मेरा फोकस इंडिकेटर 1 सेकंड के अंदर ग्रीन टर्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा फोकस लॉक हो गया। ठीक है, अब मैं S में था, अब जैसे ही मैं इसको C पे स्विच करता हूं भैया, ग्रीन नहीं होता सर फोकस लॉक। अब ये ग्रीन मैंने प्रेस कर दिया, ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब मेन चीज ये,
अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं। जब मैं यहाँ खड़ा था, कैमरा मेरे हाथ में था और कैमरा ने क्या किया, एस पे यहाँ से इनका डिस्टेंस नापा, डिस्टेंस नाप के उसने फोकस को लॉक कर दिया कि इतने डिस्टेंस पे। उसके बाद इनका या मेरा जैसे ही डिस्टेंस बदलेगा, वो फोकस जहां पे लॉक था उसको डिस्टेंस इनएक्यूरेट हो गया, मेरी फोटो आउट हो गई, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बदल दिया। अब वो लॉक तो उतने डिस्टेंस पे कर रहा है ना, 3 फीट 4 फीट 5 फीट पे, लेकिन मेरा और उसका सब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग हो गया। तो उसने क्या किया, उसने गलत लगा के उसने फोकस फोटो को आउट कर दिया। हाँ, अगर वो इस प्लेन में है, इस प्लेन से ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, प्लेन शिफ्ट होता है, तो हमारा फोकस आने की पूरी चांसेस है सही। लेकिन आगे पीछे दाएं बाएं डिस्टेंस अगर उन्होंने शिफ्ट कर दिया तो वो चीज हमें हैम्पर करती है। सर प्रत्येक क्लिक के पहले फोकस लॉक करना पड़ेगा? बिल्कुल भैया, 100%। अगर उनका डिस्टेंस सिमिलर है तो नहीं, अगर डिस्टेंस सिमिलर नहीं है तो आपको बार बार शटर बटन प्रेस करके वो डिस्टेंस वो नापेगा और आपके फोकस को लॉक करेगा। जब भी आप अपनी फोटो में देखेंगे वो आउट आ रही है, तो आप कई बार हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ ये कैमरा उठाया और ये किया और हमने सीधा फोकस मार दिया, अब उसने लॉक ही नहीं किया, उसने डिस्टेंस मेजर ही नहीं किया, तो मेरी फोटो तो आउट आनी है। इसलिए जो फोटोग्राफी का सबसे जो हम डिसेंट रूल बोलते हैं, हम कहते हैं पहले शटर स्पीड को शटर बटन को हाफ प्रेस करो, फोकस लॉक करो और फिर खींचो। लेकिन हाँ, ये माइन्यूटली टाइम लेगा। और एस इसीलिए बोला जाता है जब आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी एक जगह पे बैठा हो तो हम एस यूज करेंगे, ठीक है भैया? एस हर बार यूज नहीं करता, आगे वाले भैया को भी बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपको होगा तो उसका डिस्टेंस बार बार बदल रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं AFC को सेलेक्ट करूंगा। इसलिए मेरा फोकस इंडिकेटर हमेशा रेड रहता है, क्योंकि उसने कहीं पे भी डिस्टेंस को लॉक नहीं किया, वो कॉन्टिन्यूअसली उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है? अब इसी को एक और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं वीडियोस में। वीडियोस में जरा जो सिंगल फोकस है ना, तो जो एस पे लगा के तो लॉक हो गया, लेकिन हमारी कंपोजिशन अगर चेंज हो गई तो तब भी लॉक ही रहेगा। कॉम्पोजिशन में मैंने वही बोला भैया, देखो कॉम्पोजिशन में आप क्या बदलोगे, अगर आप कॉम्पोजिशन में आपने हल्का ऐसे किया, ये हमने फेस पे फोकस किया, एक बार शटर प्रेस किया, शटर डिलीट हो गया, वो लॉक हो गया, उसके बाद हमने कंपोजिंग चेंज की तो फोकस वहीं रहेगा, डिस्टेंस पे फोकस वही रहेगा, डिस्टेंस पे आपका फोकस सही रहेगा। आप कहना चाहते हो आपका कैमरा ऐसे था, आपने फोकस यहाँ पे किया और आपने कंपोजिशन फिर नीचे कर दी, यही कहना चाह रहे हो ना? आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, वो किसी चीज पे काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे काम कर रहा है। आपने यहां से यहां ले आए, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी अगर मैं नीचे कर दे, डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगी। मान लो अब ये स्किन सॉफ्टनेस में लो पे नहीं, इनकी स्किन तो बहुत सही है किसी हम जैसे भाई की। अब क्या हुआ, एक ये फोटो है, एक ये फोटो है, टेक्सचर में कुछ फर्क लग रहा है आपको? कम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे काम करेगा। और ये एक फ्रेम में 3 फेसेस पे काम कर सकता है, फोटोज और वीडियोस दोनों में। लेकिन अगेन अब डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं कितना करना चाहता हूँ। मान लो इनका जिस तरह का मेकअप है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर इनका मेकअप थोड़ा बैड होता तो मैं लो कर देता, और बैड होता मैं नॉर्मल कर देता, और बिल्कुल ही किसी मेकअप आर्टिस्ट ने खराब कर रखा होता, यहाँ से बिल्कुल उसने स्मूथ नहीं कर रखा होता, तो मैं हाई करके उसको स्मूथनेस दिखाता स्किन पे। तो ये हमारे लिए, हम बाद में रीटचिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। सेम अगर आप जैसे स्विच करना है, ये है जैसे स्किन सॉफ्टनिंग का, कि जैसे इनका फेस होगा, आपको टेक्सचर जब आप एक LCD स्क्रीन पे या प्रॉपर स्क्रीन पे देखोगे, आपको टेक्सचर उनका बेहतर दिखाई देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्मूथनेस ज्यादा दिखाई देगी, यहाँ पे स्मूथनेस थोड़ी कम है। आपको जो पोर्स हैं, आपके जो फेस के पोर्स होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे।
स्मूथनेस तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो दोनों। इसके अलावा एक फीचर और है जिसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस। एक भैया ने हमें जवाब दिया था, मान लो भैया मेरे को एक फोटो खींचनी है और फ्रेम में मेरे उसकी रिक्वायरमेंट है ब्राइड या ग्रुप की कि मेरे पे ना हल्की सी पिंक टोन रखना, क्या करोगे आप लोग? नहीं, अगर पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस ना आया हो तो क्या करोगे? इनका टोन है इनके फेस पे और यहाँ पे इनकी येलोइश टोन है फेस पे। ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ फेस पे अगर करना हो, लेकिन हम बेसिक में क्या करते हैं, कई बार हम उसको चेंज करने के लिए हम सीधा उसके वाइट बैलेंस को छेड़ देते हैं। वाइट बैलेंस छेड़ते ही क्या होता है, हमारे पूरे टोन चेंज हो जाती है। ठीक है,